फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके यूनिट 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इसकी सिलेबस की वीडियोस एंड यूनिट 5 तक की वीडियोस आपको मैंने प्रोवाइड करा रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। और साथ ही साथ मैंने आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूनिट 6 है वो क्या है? मौर्य समाज, साम्राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अशोक के धर्म और स्तंभ और शिलालेख के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिर में जो अशोक के धर्म थे, शिलालेख थे और स्तंभ आखिर में क्या क्या थे। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो मौर्यकालीन जो इतिहास है, उसके हमें एक तरीके से उसका हमें पता कहाँ से चला था, उसके हमें क्या क्या हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे। जैसे कि हमें इसके साम्राज्य का पता चलता है, इसकी अर्थव्यवस्था का पता चलता है, या इसकी कृषि या जो उद्योग थे उस टाइम पे वो कैसे थे, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में हम पहले तो जानते हैं। तो वही है कि मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत, तो मौर्य मौर्य समाज की स्थापना जो थी ना, वो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई थी। अब मील का पत्थर क्या होता है? इट मीन्स आपने देख रखा होगा कि एक मार्गदर्शन होता है। अगर हम रोड पे जाते हैं कि 300 किलोमीटर दूर रह रहा है हमारा जहाँ पे हमें जाने वाले हैं, फिर थोड़ी दूर में जाएंगे तो 500 किलोमीटर, इस टाइप का लिखा आता है। तो ये क्या है? एक तरीके से हमें मार्गदर्शन करता है हमें कि हाँ, एक तरीके से हमारा जो वो है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें कितना देर लगेगा उसको पहुंचने में। तो उसी टाइप से जो मौर्यकालीन समाज है ना, वो भी हमारे इतिहास का एक तरीके से मील का पत्थर ही साबित हुआ है। क्योंकि इसके बाद से एक तरीके से हमारे जो मतलब जितना भी इतिहास का हमें एक तरीके से सीक्वेंस में पता चलता है कि हाँ, मौर्य समाज के बाद गुप्त साम्राज्य आया, मतलब इस टाइप से ये वो पता चलता है। इस वजह से इसको क्या कहा है? मील का पत्थर साबित हुआ है। और इसी के साथ भारतीय इतिहास के बारे में ठोस व स्पष्ट सबूत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए हम इसके जो वो हैं स्रोत, आखिर में कैसे हमें ये पता चलता है हमारे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, तो एक एक करके हम इसके स्रोतों के बारे में जानते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा थोड़ा गला खराब हो रखा है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी आपको डिफरेंट लग रही होगी, तो उसे आप नेगलेक्ट कर देना। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी, ठीक है? तो आप इसको आराम से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जो वो है स्रोत है आखिर में किस पे। एक तो हमें साहित्य से पता चलता है। आप साहित्य में क्या आ गया आपके? जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे ना, कौटिल्य, जो चाणक्य हम इसको कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक तो विष्णुगुप्त भी इनको इन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य को ही। तो इनके बहुत से नाम थे, इनको कौटिल्य भी कहते थे, चाणक्य भी कहते थे, तो यही है। तो इन्होंने ना एक अर्थशास्त्र एक बुक लिखी थी। तो उस अर्थशास्त्र में ना इन्होंने पूरी जो राज्य व्यवस्था थी, जो कि किसके बारे में? चंद्रगुप्त की जो राज्य व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में, मौर्यकालीन की राज्य व्यवस्था के बारे में इसमें क्या कर रखा था? प्रकाश डाला था। और एक और साहित्य जो विशाखा दत्त द्वारा जो 5वीं सदी में रचित मुद्रा अक्षर से पता चलता है कि किस तरह चंद्रगुप्त के मौर्य ने कौटिल्य और पौरव कुमार की मदद से नंदवंश का तख्ता पलट करने में सफलता हासिल की थी। आखिर में जो नंदवंश था ना, नंदवंश के बाद ही हमारा क्या आया था? मौर्य साम्राज्य आया था। आपको मैंने एक ट्रिक बताती हूँ, जितने भी राजवंश है ना, वो जो जितने भी साम्राज्य, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि ह शीन, ये ट्रिक है, मैं आपको एक बता देती हूँ, ये जनरल नॉलेज बेस्ड भी आपका हो जाएगा। हशीन, मा, सुख, सा। तो जैसे कि इसमें ये है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर उसके बाद सुंग वंश, उसके बाद आपका क्या रहता? ये क्या कहते हैं? कन्नव वंश, और फिर सप्तवाहन वंश। तो इस टाइप से ये था। ओके, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जो नंद वंश के बाद क्या आया था आपका? जो मौर्य साम्राज्य आया था। तो मौर्य साम्राज्य को एक तरीके से जो चंद्रगुप्त थे, जो इसके एक तरीके से संस्थापक थे, जिनका एक तरीके से पहले जो वो थे शासन करने वाले राजा थे, वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। तो उन्होंने किसकी मदद से एक तरीके से तख्ता पलट किया था नंदवंश का? वो कौटिल्य की मदद से, जो चाणक्य हम जिसे कहते हैं, और पोरस कुमार की मदद से इन्होंने क्या किया था? नंदवंश का तख्ता पलट किया था। तो यही चीज़ है कि हमें साहित्य से पता चलता है इसके मौर्यकालीन समाज की राज्य व्यवस्था के बारे में, और इसकी एक तरीके से कैसी रणनीति थी और सैन्य कैसा था, इन सब चीज़ के बारे में हमें किससे पता चलता है? साहित्य से। सेकंड है आपका स्रोत है धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या हो गया? इसमें आपका जो बौद्ध स्रोतों से, तो जो बौद्ध स्रोत थे, दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, या दिव्यवादान, अशोकवादान आदि रचनाओं का नाम उल्लेखनीय है।
और इसी में ना क्या हुआ था ना, इसी में एक तरीके से इनका उल्लेख मिलता है मौर्यकालीन समाज का। जैसे कि आप जानते हैं जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इस टाइप से जैसे अशोक जो इसी काल के एक तरीके से महान शासक रहे हैं, महान सम्राट रहे हैं, हम अभी अशोक के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करें। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसी के थ्रू हमें क्या पता था, हमारे मौर्यकालीन समाज के हमें पता चलता है। जो हमारे धार्मिक साहित्य है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो हो गया, जो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा है उसके थ्रू हमें पता चलता है। हेमचंद का परिष्ट पर्वन आदि जैन साहित्य से हमें कुछ जानकारियां मिलती है। जो कल्पसूत्र है ये जैन साहित्य है, और जैन स्रोतों से ही पता चलता है कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु का शिष्य बन गया था। जो भद्रबाहु है ना, वो जैन धर्म के एक तरीके से शिष्य थे। भद्रबाहु और स्थूलभद्र में ये दो डिवाइड हो गए थे जो जैन थे, तो उसी टाइप से ये चीज़ थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है अपने मौर्यकालीन समाज की एक तरीके से उस टाइम के जो राजकाज थे उन्होंने कैसे, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने राजकाज त्याग दिया था और वो कहाँ चले गए थे, स्वर्ण बेल गोला में चले गए थे, और एक तरीके से वहाँ पे सन्यासी टाइप उन्होंने जीवन फिर व्यतीत किया, फिर वहीं पर उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है आपका अभिलेख एवं शिलालेख। अब इनके थ्रू भी हमें पता चलता है हमारे मौर्यकालीन समाज के हमें। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, अभिलेख एक तरीके से अभिलेख है ना तीन टाइप के थे। एक तो आपके शिलालेख था, एक तो आपका स्तंभ लेख था, और एक आपका एक तरीके से गुहा लेख था। तो ये क्या थे आपके, ये जो शिलालेख होते जो पत्थरों पे एक तरीके से उन्होंने सूचनाएं वो छपवाई थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख जो स्तंभों पे क्या कहा जाता है, तो जो पिलर होते थे उस पे क्या होती थी, जो अशोक था वो सूचनाएं लिखवाता था। ऐसे ही जो गुहा लेख, इट मीन्स जो गुफाओं से एक तरीके से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, तो ये सब किसने करवाया था, अशोक थे। तो इसी जो ये अभिलेख थे, शिलालेख है, इसके थ्रू भी हमें क्या पता चलता है, हमारे मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाए पेपर में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उस क्वेश्चन का कि आपको लिखना क्या है उसके अंदर। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि मौर्यकालीन समाज के स्रोतों के बारे में बताइए कि इसका हमें कहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका क्वेश्चन सीधे आपसे बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। एंड फोर्थ आपका है विदेशी वृत्तांत। अब विदेशी वृत्तांत में क्या है, जो मैगस्थनीज थे ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, कितने टाइम पे, 302 ईसा पूर्व से 298 तक रहा था, और अपनी पुस्तक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इसमें इन्होंने क्या किया था ना, मौर्य काल का ना बहुत अच्छे से एक तरीके से वर्णन किया था। और और दुर्भाग्यवश है ना, जो ये पुस्तक थी ना, मूल रूप से एक तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विदेशी वृत्तांत, जो मैगस्थनीज थे वो क्या थे, एक तरीके से दरबार में आए थे चंद्रगुप्त, उन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी, और इसी के अंदर उन्होंने जो चंद्रगुप्त के जो एक तरीके से जो मौर्यकालीन जो समाज था उसकी एक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से एक तरीके से वर्णन किया था। तो यही चीज़ है कि, लेकिन है ना, इसका एक तरीके से ना एक अंश है जो स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लिनी एंड जस्टिन आदि की पुस्तकों में मिलता है। इन्होंने एक तरीके से पुस्तक लिखी, उसके एक तरीके से अंश के तौर पे उसमें वो मिलता है। प्लूटार्क हो गए, नियार्कस हो गए, जो ये नाम गलत लिख रखा है थोड़ा सा, अरिस्टोबुलस आदि द्वारा लिखा गया भारत का वर्णन भी उल्लेखनीय है। और इसके अतिरिक्त बिंदुसार का दरबारी जो पेट्रोक्लीस तथा चीनी यात्री जो फाहियान है, हिंसा के वृत्तांत में भी कुछ जानकारी मिलती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये थे आपके जो भाई फाहियान या हिंसंग जो आए थे, ये कब आए थे, ये तो हिंसंग जो हर्षवर्धन के काल में आया था, और जो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे। तो मतलब इनके थ्रू भी थोड़ी बहुत हमें एक तरीके से इन्होंने भी अपना बाहर जाके वर्णन किया, तो इसके थ्रू भी हमें क्या मिलते हैं, एक तरीके से साक्ष्य मिलते हैं मौर्यकालीन समाज के। तो अब आपने देख लिया कि आखिर में हमें जो मौर्यकालीन जो हमारा समाज है उसके इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। अब हम देखते हैं आपके जो मौर्यकालीन साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, मौर्य प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन के बारे में जानते हैं, तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इंडिका से मिलती है, जो किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। मैं आपको इसलिए रिपीट करूँ कि थोड़ा आपको याद हो जाएगा। मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। और हर्षशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तत्कालीन अभिलेखों से प्राप्त होती है। जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, इन सब के थ्रू भी हमें पता चलता है। विदेशी वृत्तांत के थ्रू भी हमें क्या पता चलता है, हमारे मौर्य प्रशासन के बारे में, या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है। और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली थी तथा सत्ता का एक केंद्रीकरण हुआ था। इट मीन्स इसी टाइम पे हमें क्या देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है मौर्य प्रशासन के टाइम पर ही। और साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था,
जिसे उपधा परीक्षण भी कहते हैं। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो मतलब अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, तो किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते थे? उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनकी योग्यता के ऊपर, और उनकी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनके जो चरित्र था वो कैसा, उसके ऊपर क्या किया जाता था? अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इसी को क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहते थे। अब इनकी मौर्य प्रशासन की प्रशासन जानते कैसा था? अब जैसे कि इसे केंद्रीय प्रशासन, जो हमारा जो सेंट्रल जो प्रशासन है वो कैसा था? तो राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। जो राजा था वो हमारी पूरी शासन प्रणाली का एक तरीके से सेंटर हुआ करता था, और महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। जैसे कि जो जितने भी मेन जो मुद्दे होते थे, जो निर्णय होते थे, जो डिसीजंस होते थे, वो कौन लेता था? राज्य ही के द्वारा ही लिया जाता था। व्यवस्थापिक, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ उसमें निहित थी। जितनी भी आज के टाइम पे आप देखते हैं, जो कार्यपालिका हो जाती है, न्यायपालिका हो जाती है और विधायिका हो जाती है, तो ये सब क्या है? अपने अपने काम एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 3 भागों में। बट उस टाइम पे क्या होता था? जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा था? जितनी भी ये हमारी व्यवस्थित जो जो हमारी विधायिका थी, न्यायपालिका थी, जो कार्यपालिका थी, एक तरीके से उनकी तीनों की शक्तियाँ किसमें समाहित थी? वो राजा के अंदर समाहित थी। किसके अंदर? राजा के अंदर समाहित थी। तो यही चीज़ थी हमारी क्या? केंद्रीय प्रशासन हमारा कैसा था। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद कैसी थी। मंत्रिपरिषद आप देखते हैं हमारे आज के टाइम पे भी है, जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है। तो वही चीज़ है कि राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी आप देखते हैं ना कि पीएम को परामर्श देने के लिए कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? जो प्रधानमंत्री करता है। तो इस टाइम पे भी क्या है कि इनकी जिनकी नियुक्ति वंश एवं योग्यता के आधार पर राजा करता था, और अंतिम निर्णय का जो अधिकार था वो क्या था? राजा का था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसमें मंत्रीगण वो मंत्री कहा जाता था, जिसके 3-4 सदस्य होते थे, और महत्वपूर्ण विषयों पर राजा से मंत्रियों से परामर्श करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो क्यों बनाई जाती है? कि जो राजा है क्या कर सके? सलाह ले सके, परामर्श ले सके, किसी और की हेल्प थोड़ी ले सके। और ये कौन डिसाइड करता है? मंत्री परिषद कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? भाई पीएम बनाता है। जैसे आज के टाइम पे पीएम बनाता है, उस टाइम पे कौन बनाता था? राजा बनाता था। और इसके अंदर कम से कम 3-4 सदस्य होते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके केंद्रीय वो हो गए, मंत्री हो गए, या परिवहन मंत्री, ये सब क्या है? ये आपके मंत्रिपरिषद के अंदर ही आते हैं। तो यही चीज़ है कि इस पर एक तरीके से ना ये 3-4 सदस्य होते, और महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से क्या करता था? परामर्श लेता था। नेक्स्ट है इसकी वो प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? तो अधिकारी थी एक तरीके से। अब इसके अंदर शिष्यार्थ राज्याधिकारी जो संख्या में 18 थे, इन्हें तीर्थ कहा जाता था, और वह केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जिनमें कोषाध्यक्ष, क्रमांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख हुआ करते थे। जो सेनापति हो गया, कोषाध्यक्ष, इनमें जो जो पैसों का एक तरीके से रखता था। और इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख भी मिलता है, जो राज्यों की क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियों का नियमन करता है। वह कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट माप, कताई बुनाई, खान वनों आदि का क्या करता है? नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो इन सब चीज़ों की भी देखरेख कौन करता है? अधिकारी करता है। और क्या करता है? वो इन सब का प्रमुख भी होता है। सेनापति हो गया, पुरोहित हो गया, समाहर्ता हो गया, कर्मांतिक हो गया, कोषाध्यक्ष, इनका क्या होता है? एक तरीके से हेड होता है। किसी भी चीज़ का एक तरीके से हेड होना, वो कौन हो जाता है? तो अधिकारी हो जाता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें अभी ये देख रहे हैं कि मौर्य प्रशासन आखिर में कैसा था, कि किस टाइप से एक तरीके से जो काम होता था प्रशासन में वो किस टाइप से होता था। केंद्रीय प्रशासन कैसे वर्क करता था? जो केंद्रीय प्रशासन में राजा हेड होता था, मंत्री परिषद होती थी, राजा का कुछ ना कुछ एक तरीके से हेल्पर्स होते थे, वो मंत्री परिषद, जिसे हम एक तरीके से मंत्रियों का वो कहते हैं, मंडल कहते हैं। और अधिकारी होते थे जो इन सब का काम करते थे, एक तरीके से हेड होते थे किसके? जितने भी एक तरीके से इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक प्रमुख होता था। अब देखते हैं नगर प्रबंध। इसमें क्या था? नगर प्रबंध हेतु पाँच सदस्यों की 6 समितियाँ होती थी। मतलब 5 सदस्य होते थे उसके अंदर, और कितनी वो होती थी समितियाँ? ये 6 होती थी, जो विभिन्न कार्यों, उद्योग एवं शिल्प, विदेशी जनगणना, वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तुओं की देखभाल या बिक्री कर आदि के नियमन एवं विपणन एवं रख रखाव का क्या करती थी? कार्य करती थी। तो अब आपने देख लिया नगर प्रबंध भी होता क्या है, कि एक तरीके से उनका देख रेख करना, उनकी देखभाल करना, उनको देखना कि सब काम ठीक ठाक से हो रहा है, सब चीज़ें ठीक ठाक से हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये चीज़ होता है कि इसके अंदर नगर प्रबंध के अंदर। अब देखते हैं सेना। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। और जो सेना की क्या कितनी शाखाएं होती थी? 6 शाखाएं होती थी, जो क्रमश कैसी होती थी? पैदल और अश्व, मतलब जो घोड़ा होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? अश्व, संस्कृत में आपने पढ़ रखा होगा। हाथी, रथ, यातायात, नौसेना में विभक्ति। और
पांच पांच सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी। जैसे कि ऊपर आपने देखा था ना अभी कि कैसे थी नगर प्रबंध, कैसा था, पांच पांच सदस्यों की 6 समितियां होती थी। तो यही है कि पांच पांच सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है, जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे थे उसमें चतुर रंग बल को सेना का क्या मुख्य अंग बताता था, और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। मतलब इन्होंने अपनी जो पुस्तक हमें, जैसे कि अपने मौर्यकालीन समाज के बारे में कैसे पता चलता है, साम्राज्य के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिख रखी थी उसके थ्रू पता चलता है, शिलालेख के थ्रू पता चलता है। तो इसी में इनके थ्रू पता चलता है ना कि जो चतुर्भंग के को सेना का क्या माना जाता था, प्रमुख माना जाता था, और जो नायक होता था वो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट आपका गुप्तचर व्यवस्था थी। इसके अंदर जो प्रणाली थी, क्या हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, जो आपकी ये थी ना, ये प्रशासन प्रणाली कैसी थी, एक तरीके से प्रशासन इस टाइम पे कैसा था। तो अब ये गुप्तचर व्यवस्था भी थी इस टाइम पे। तो प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर क्या करता था, नजर रखता था कि आखिर में मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, और मतलब जो लोग हैं उनमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इन सब के ऊपर नजर रखता था कि कुछ एक तरीके से कोई दुश्मन अटैक तो नहीं कर रहा है ये वो। तो ये सब गुप्तचर का ही काम होता था। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से भी पुकारा जाता था। गुप्तचर को इस टाइम पे क्या बोला जाता था, संस्था अथवा संचार भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन कैसा था इसका। तो साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, जिसका प्रशासन कौन होता था, राजकुमार होता था, और जो मंत्रिपरिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन वो संचालित करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो राजा होता था वो क्या करता था, मंत्रिपरिषद से सलाह विमर्श करता था, परामर्श लेता था। तो वो क्या करते थे, ये एक तरीके से इसके माध्यम से ही शासन संचालित किया करता था राजा। और इसके अंदर क्या था, प्रांतीय वो उसमें प्रणाली में, शासन में क्या था, 4 प्रमुख प्रांत थे, जिसमें उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती और मध्य मध्य प्रांत होता था। और जनपद स्तर पर राजुक व युक्त नाम अधिकारी थे, जो भूमि न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे, इनमें से इससे रिलेटेड काम करते थे। और दूसरा होता था आपका ग्रामीण, जो ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था, एवं गोप एवं स्थानिक जनपद एवं गांव के बीच मध्यस्थता का क्या कार्य करता था, ये क्या करता था, ये स्थानिक जनपद व गांव के बीच मध्यस्थता, एक में मीडिएटर का कार्य करता था। और इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन का एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, और जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी। जो जनमत का एक तरीके प्रतिनिधित्व करती थी, रिप्रेजेंट करती थी, उसकी एक तरीके से संस्थाएं क्या थी, एक तरीके से जीरो थी, नगण्य थी। और गुप्तचर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो छोटों से लेकर, मतलब सिंपल जो साधारण लोग होते थे उससे लेकर जो मंत्री होते थे उन तक क्या करता था, ये एक तरीके से नजर रखता था, उनकी कार्यों पर देखरेख रखता था। और नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, जो नौकरशाही थी उनको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। आज मैं कह रही हूँ गला आपको मेरा थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट आप इस वीडियो को, अगर आपने इसको वीडियो को देख लिया, तो मैं 100% कह रही हूँ आपको कि कंसेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। अगर फिर भी आपके कुछ कंसेप्ट रह जाते हैं तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, जिससे कि मैं आपको अगर मैंने आपको मैसेज देखा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूंगी। ओके, अब हम देखते हैं मौर्यकालीन भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा। अब इसमें क्या है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब इसकी अर्थव्यवस्था क्या, हम जानते हैं, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड है। जैसे अभी हम, अगर आपने ज्योग्राफी में पहले पढ़ा होगा बचपन में, तो हम प्राइमरी सेक्टर होता था, सेकेंडरी सेक्टर होता था, और फिर कौन सा सेक्टर होता था आपका, टेरिटरी सेक्टर होता था। तो ये सब क्या थे, हिंदी में बताऊं तो मैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता था। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाता था, द्वितीयक क्षेत्र में आपका जो उद्योग हो गए, छोटे मोटे कारखाने हो गए, वो सब है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता था, आपकी जो सेवाएं होती थी, इट मीन्स जो प्राथमिक और द्वितीय को क्या करती थी, सेवाएं प्रदान करती थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या फिर आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, इन सब को हम तृतीयक क्षेत्र में रखते थे। तो मतलब उसी टाइप से ये है ना, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को एक तरीके से 3 स्तंभ में एक तरीके डिवाइड किया गया। एक तो आपका कृषि हो गई, एक पशुपालन उद्योग हो गए, और एक वाणिज्यिक मीन्स बिजनेस हो गया आपका, ठीक है। तो हम देखते हैं कृषि कैसी थी इस टाइम पे। तो जो मौर्य काल में ना कृषि की प्रधानता थी, इट मीन्स इसमें जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, वो हेड था, और भूमि पर राज्य के साथ कृषकों का भी क्या था, अधिकार
होता था। जो भूमि कर पर क्या होता था, राज्य के साथ जो कृषक होते थे, जो इट मीन जो उस पर कृषि करते थे, उनका भी क्या था, एक तरीके से अधिकार होता था। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। और भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। जो एक तरीके से जो इसका प्रधान अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष कहते थे। और जो भूमि पर एक तरीके से जो काम करते थे, जुताई बुनाई वो बुआई का, तो वो कौन करता था, भूमि वो दास करते थे, कर्मचारी करते थे, और कैदियों द्वारा इनको काम करवाया जाता था, जुताई और बुआई का। तो अब आप देख सकते हैं कि किस टाइप से एक तरीके से इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि में कैसी थी। नेक्स्ट आपका गांव में उगाई जाने वाली फसलों में विभिन्न किस्में, जैसे चावल, मोटे अनाज, तिल, काली मिर्च, केसर, दालें, गेहूं, अलसी, सरसों, विभिन्न प्रकार की क्या है, सब्जियां और फल, अन्न का उल्लेख भी है। इट मीन्स इस टाइम पे जो मौर्यकालीन समाज में जो कृषि होती थी, एक तरीके से वो प्रधान थी। फिर कृषि के अंदर जो बुआई और जुताई के जो कार्य होता था वो कौन करते थे, वो आपके एक तरीके कर्मचारी करते थे, कैदी करते थे, जो जेल के कैदी होते थे, जो दास होते थे, वो सब करते थे। फिर क्या था इसके अंदर कि इसके टाइम पे जो मौर्यकालीन एक तरीके से कृषि होती थी उस टाइम पे, तो कैसी होती थी उस टाइम पे, दालें, मोटे अनाज, तिल, चावल, काली मिर्च, केसर, ये सब क्या करी जाती थी, उगाई जाती थी। इनका एक तरीके से फसल का क्या किया जाता था, उल्लेख मिलता है आपको इस टाइम पे। नेक्स्ट आपका कि कृषि भूमि पर भू राजस्व उपज के 1/4 से लेकर छठे हिस्से तक क्या होता था। जो भू राजस्व था वो 1/4 से लेकर क्या छठे हिस्से तक का होता था। अब जो गांव एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित हुआ है, और जिले के में गांव के आर्थिक एकीकरण की निगरानी राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका कि गांव की भूमि विभिन्न श्रेणियों से बनी है, जिसमें जो एक तरीके से जो भूमि है ना वो 4 भागों में डिवाइड कर रखी है। एक तो आपकी कृषता है जिसमें हम खेती करते हैं, दूसरा आपका है स्थूल जिसमें ऊंची ऊंची और एवं सूखी जमीन होती थी, और तीसरा आपका केदारा जिसमें फसलों के साथ बोए गए खेत, जिसको हम कहते थे फसलों के साथ बोए गए जो खेत होते हैं वो होते थे। आकृष्ट में जो प्रति भूमि होती है, प्रति भूमि मतलब जो खाली भूमि होती है, बंजर भूमि हम करती भूमि उसको कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि किस टाइप से एक तरीके से कृषि व्यवस्था थी उस टाइम पे। नेक्स्ट आपका शिल्प एवं उद्योग। अब इस टाइम पे उद्योग कैसे थे उस सब के बारे में हम देखते हैं कि सूत काटना पूर्णना मौर्य काल का एक तरीके से क्या था, प्रधान उद्योग होता था। जो जो सूत की कटाई की जाती थी, बुनाई की जाती थी, ये सब क्या था, एक तरीके से मेन था उद्योग के अंदर। अब कृषि तो एक तरीके प्रधानता थी मौर्यकालीन समाज में, जो एक तरीके से जरिया था कमाने का, अर्थव्यवस्था जैसे चलती थी, वो तो मेन वो थी, कृषि थी। परंतु उद्योग के अंदर अगर हम देखें तो उद्योग के अंदर हमारी सूत काटना और जो बुनाई थी वो क्या थी, मौर्य काल में एक तरीके से प्रधान उद्योग होते थे। और उद्योग धंधों की, ये धंधे गलत लिख रखा है, उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था, और श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। इट मीन्स जो उद्योग धंधे होते थे उनकी जो संस्थाएं होती थी उनको श्रेणी कहते थे, और जो श्रेणी का हेड होता था मतलब उस उद्योग का हेड होता था वो कौन होता था, उसको हम महाश्रेष्ठी कहा जाता था उसको। नेक्स्ट आपका कि व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल के प्रमुख उद्योगों में से एक था। जो व्यापारिक जहाज थे उसका जो निर्माण हुआ था वो इसके टाइम पे एक तरीके से मेन उद्योगों में से उनमें से एक हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका व्यापार वाणिज्य। अब व्यापार वाणिज्य कैसा था एक तरीके से, तो इसमें जो व्यापार उद्योग थे ना वो राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे। इनको कौन कर नियंत्रित करता था, राज्य नियंत्रित करता था। कि आखिर में खानों और जंगलों का काम, व्यापार मार्गों का निर्माण, सुरक्षा, बाजार, कस्बों की स्थापना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य में से मानी जाती थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी आप देखते हैं तो कई जो एक तरीके से अगर उद्योग आपको लगाना होता था, जब आप उदारीकरण, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि उदारीकरण जो एलपीजी की जो नीति आई थी आपकी, तो उसके कारण के उससे पहले क्या था, आपको हर काम उद्योग धंधे सरकार से पूछ के परमिशन लेके करना पड़ता था। परंतु उसके बाद क्या हो गया था, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं ना। तो यही चीज़ है ना कि इस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, इस पर राज्यों का नियंत्रण होता था। और जो एक तरीके से इसके अंदर जो व्यापार मार्गों का निर्माण हो गया, सुरक्षा, बाजार, ये सब क्या कार्य थे, ये सरकार की तरीके से प्रमुख कार्य होते थे, प्राथमिक कार्य होते थे। नेक्स्ट आपका व्यापारियों को अत्यधिक लाभ कमाने से मना किया गया था। इस टाइम पे क्या नहीं था कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ नहीं कमा सकते थे, उसके ऊपर भी सरकार ने कुछ ना कुछ बाउंडेशंस लगा रखी थी। कि ये नहीं कि लोगों को आराम से ठगा जा सकता था, कि लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी कीमत डिसाइड करते, ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था, अधिक लाभ कमाने से इनको मना किया जाता था। इट मीन्स कोई फिक्स्ड कीमत रख दी जाती थी कि हाँ इतनी कीमत पर आप क्या कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। तो राज्य ने लाभ का प्रतिशत तय करके अनधिकृत कीमतों, सॉरी वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गई,
अनाधिकृत कीमतों और धोखाधड़ी प्रथाओं के खिलाफ जनता की रक्षा की, जिसमें स्थानीय वस्तु पर 5% और विदेशी जो उत्पाद होते थे उस पर 10% शामिल था। इस टाइप से एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, एक प्राइस फिक्स्ड कर दिया था, जिससे कि लोग क्या ना कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ना कमा सके। नेक्स्ट है इसके अंदर वाणिज्य व्यापार में कि सड़कें देश के उत्तर को दक्षिण पूर्व में शहरों और बाजारों से जोड़ती थी। अब ये क्या था ना, मौर्यकालीन समाज अगर आप देखेंगे ना, अशोक के टाइम तक है ना, दक्षिण से उत्तर से लेके दक्षिण तक फैल चुका था, उत्तर से दक्षिण तक फैल चुका था। तो यही चीज़ है ना कि जो सड़कें थी ना, सड़कें देश के उत्तर को दक्षिण पूर्व के शहरों से क्या करती थी, वो जोड़ती थी, उसके बाजारों को क्या करती थी, आपस में जोड़ती थी, उत्तर से दक्षिण तक। और दक्षिण पश्चिम में विदिशा, उज्जैन जैसे शहरों से गुजरती थी। जो सड़कें आखिर में आप देखेंगे तो सड़कें तो एक तरीके से हमें व्यापार का एक तरीके से माध्यम है ना, क्योंकि सड़कों ही अगर नहीं होती, अगर रास्ते ही नहीं होते तो हम क्या, जो आज हम व्यापार करते हैं तो हम दूर दराज तक क्या व्यापार कर पाते, नहीं कर पाते। तो यही चीज़ थी कि उत्तर पश्चिमी मार्ग और साम्राज्य को मध्य पश्चिम एशिया से जोड़ता था। जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी इसके बारे में। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था किस चीज़ के बारे में, जो एक तरीके से जो मौर्यकालीन जो प्रणाली वो था, प्रणाली थी वो कैसी थी, जो साम्राज्य प्रणाली थी वो कैसी थी, प्रशासन आखिर में इस टाइम का कैसा था। और अभी हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट ना हो जाए, थोड़ा सा आपका ध्यान इस वीडियो पे फोकस रहेगा ना, तो आपको 100% आपको ये वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट है आपका कि माल की बिक्री पर राज्य द्वारा कड़ाई से निगरानी रखी जाती थी। जो बिक्री करी जाती थी, जो सेल किया जाता था, उस पर निगरानी रखी जाती थी राज्य द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या कर रखा था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ना कमा सके, इसलिए उन्होंने 5% देशी वस्तुओं पे क्या कर दिया था, और फिक्स्ड कर दिया था, और 10% विदेशी वस्तुओं पे। और वस्तु और कीमत का वाणिज्य अधीक्षक द्वारा तय किया जाता था। इट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस सरकार द्वारा ही तय किया जाता था कि हाँ, इस कीमत पे आपको क्या करना है, वस्तुओं का एक तरीके से सेलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसाइड कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ, ऐसा नहीं करने दिया जाता था। तो इस टाइप से हमारा क्या था, एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था थी वाणिज्य क्षेत्र के अंदर। अब हम देखते हैं सम्राट अशोक। इसके अंदर जो आपकी सिलेबस था ना, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं था, बट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता देती हूँ मैं आपको। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, एक तरीके के संस्थापक थे, जो इनका प्रथम जो शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसके बाद बिंदुसार आया, फिर बिंदुसार के बाद कौन आया, एक तरीके से आपका सम्राट अशोक आए। जो सम्राट अशोक थे वो किसके थे, बिंदुसार के बेटे थे। तो जो सम्राट अशोक थे ना, एक तरीके से जो मौर्यकालीन समाज में अगर देखें ना, तो सबसे महान शासक होते थे। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपकी बुक में भी अच्छे से, वो आपकी जो सिलेबस है उसमें आपको उसमें सब पॉइंट दे रखा है आपका जो अशोक सम्राट है उसके बारे में, इसलिए इसको अच्छे से आपको बताऊंगी कि आखिर में जो सम्राट अशोक थे उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं जो सम्राट अशोक के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो सम्राट अशोक थे ना, वो तीसरे राजा थे। अशोक मौर्य जो थे वो तीसरे राजा थे, किसके, मौर्यकालीन समाज के, थे उस मौर्यकालीन साम्राज्य के तीसरे शासक थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले कौन थे, चंद्रगुप्त थे, फिर बिंदुसार थे, फिर उसके बाद कौन थे, अशोक थे। तो ये आपके तीसरे नंबर के शासक थे, और ये सबसे महान शासक थे और सबसे शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध शासक थे। अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से ये मौर्यकालीन जो साम्राज्य था उसके अंदर सबसे मेन जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे, अशोक थे। और अशोक मौर्य, वो जो सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था ना जिसने अखंड भारत पर क्या किया था, राज किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या कर लिया था, एक तरीके से अपने जो साम्राज्य था उसका विस्तार कर लिया था। और भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी, अब गोदावरी नदी का आपकी दक्षिण में है, और जो आपकी जो वो है उत्तर में जो हिंदुकुश नदी है ऊपर की साइड है आपकी, जो एक तरह से सिंधु नदी आप कह लीजिए। तो क्या इन्होंने यहाँ तक का क्या कहते हैं, एक तरह विस्तार किया था। और सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे, एक में से धार्मिक धर्म को भी मानते थे, और वह बौद्ध धर्म के क्या थे, एक तरीके से अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का एक तरीके से, इन्होंने ना, अगर मैं आपको बताऊँ ना, इन्होंने अशोक ने ना अपने बेटा और बेटी को क्या किया था ना, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो जो इनकी जो बेटी थी एक तरीके से संघमित्रा, और जो महेंद्र जो इनका बेटा था, उनको इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था। तो आप क्या देख सकते हैं कि एक तरीके से कितने बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब वो सम्राट अशोक की थोड़ी जीवनी का हमें देख लेते हैं।
तो जो इनका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम्राट अशोक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो शासन का इनका समय था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब BC। हर वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से फॉलो की होगी तो आपको पता चल चुका होगा भी AD और BC में क्या डिफरेंस है। ओके। और पहचान, इट मीन्स ये महान राजा के रूप में उनकी पहचान हुई थी। जो पत्नी का नाम था इनके क्या था, देवी कारवा कारवाकी, पद्मावती, और क्या था इनका, और तिष्य तिष्य रक्षिता इनकी पत्नी का नाम था। और नेक्स्ट है आपका कि पिता व माता कौन थे इनके, बिंदुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया। सॉरी, मैंने आपको अगर ऊपर बिंबिसार बोल दिया होगा तो वो मैंने गलत बोल दिया, वो आपके उसमें अलग थे। तो ये बिंदुसार इनके पापा का नाम था। अगर मैंने गलती से आपको बिंबिसार या कुछ अदर नेम बोल दिया होगा ऊपर तो उसके लिए सॉरी। और यही चीज़ है, इनके जो पिता का नाम था वो क्या था, बिंदुसार था। जिनकी माता का नाम था वो क्या, शुभाद्रंगी था इनकी माता का नाम। और जो इनकी मृत्यु हो गई थी वो 232 में हुई थी, तभी तो इनका शासनकाल कब खत्म हो गया था, 232 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल खत्म हो गया था। अब हम देखते हैं अशोक के धर्म आखिर में किसे कहा जाता है। तो अशोक का जो धर्म था, धर्म किसे कहते हैं। तो जो अनेक विद्वान है ना, अशोक के धर्म का अर्थ ना बौद्ध धर्म से लगाते हैं। इट मीन्स जो बौद्ध धर्म था ना उससे एक तरीके से कोरिलेट करते हैं। जो विद्वान है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तरीके से इसका मानना है। परंतु जो शिलालेखों से स्पष्ट होता है ना कि इसका अर्थ क्या है, जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों से है। जो धर्म है ना, आखिर में इनका क्या मतलब है कि जो हमारे नैतिक जो सिद्धांत होते हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, कि हमें किसी का एक तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस भी करा कि अशोक अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धर्म की व्याख्या इस प्रकार करता है। तो जैसे कि इसमें इसने ये कर रखा है ना, इसने सातवें और दूसरे अभिलेख में सबसे ज्यादा इसने धर्म के बारे में ये बता रखा है ना कि धर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्वानों का मानना था कि जो धर्म है वो धर्म है। तो इसका इसमें साधुता, बहुत से अच्छे से कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार मधुर रखना, दया, दान और शत्रुता ना रखना धर्म है। और प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता को एक तरीके से बड़ों की आज्ञा का मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचित संबंधी जितने भी मतलब जितने भी अच्छे गुण होता है, हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं, किसी को एक तरीके से पाप नहीं करना, किसी के ऊपर मतलब पापी नहीं, कोई पाप ना करना। तो ये सब क्या है, ये आपका एक तरीके से वो है, आपका धर्म है। तो ये कुछ इस टाइप से इसने क्या कर रखे थे अपने अशोक ने दूसरे एवं सातवें जो स्तंभ लेख था। स्तंभ मैंने जैसे आपको बताया, जो पिलर टाइप में, जो पिलर पे क्या होते थे, पिलर उसको बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पिलर इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब क्या है, इस पे इसने ये बता रखा था कि किस टाइप से हमें एक तरीके से अपने धर्म का एक तरीके से पालन करना चाहिए, और कोई पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरों को उसका उनका मन वो नहीं करना चाहिए, उनसे मधुरता से बात करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। तो ये सब क्या था, आपकी अशोक के धर्म था। इसे ही कहा हमने क्या, अशोक का धर्म का। इससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको वो आराम से इसको पढ़ना। अब अशोक के धर्म के सिद्धांत क्या है, अब इसके एक तरीके से प्रिंसिपल क्या है अशोक के धर्म के। तो जो धर्म के सिद्धांत इस प्रकार से प्रतिपादित किए गए ना कि वह सभी समुदायों एवं धार्मिक समुदायों के व्यक्ति को स्वीकार्य हो। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि जो समुदाय एवं धार्मिक समुदायों के लिए कैसा होना चाहिए, वो स्वीकार्य होना चाहिए। इस टाइप से इसको क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और धर्म नीति में अहिंसा पर बल दिया गया है। इट मीन्स क्या कहा गया है कि हिंसा नहीं करनी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, कोई पाप कार्य नहीं करना। और क्या है, अहिंसा को व्यवहारिक स्वरूप युद्ध एवं विजय अभियान का परित्याग करके दिया जाना था। तो यही चीज है। और अशोक ने ना अपने धर्म के सिद्धांत का वर्णन विभिन्न अभिलेखों में किया है, और जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है, इसकी गहराइयों, ये गलत लिखा है, धर्म की गहराइयों में इसके अर्थ पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसकी क्या कर सकते हैं, इसके अर्थ पर प्रकाश डाल सकता है। वो कैसे, अब आप देखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी वो जो अशोक थे उन्होंने अभिलेख लिखे हैं, अभिलेख करवाए थे। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है आपका क्या, वो शिलालेख, एक आपका क्या होता है, शिलालेख होता है। दूसरा आपका होता है स्तंभ लेख होता है। तीसरा आपका है क्या चीज, आपका गुहा लेख, जिसे हम क्या कहते हैं, गुफा लेख भी कहते हैं। मीन्स जो गुफाओं में क्या करे जाते थे, लेख लिखे जाते थे। तो ये सब क्या है, जो शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था। तो ये इसमें एक तरीके से धर्मों का इन्होंने उल्लेख कर रखा है। शिलालेख 2 से धर्म का क्या है वर्णन इसने इसमें कर रखा है। तो जैसे कि इसमें शिलालेख फर्स्ट में इसने कहा है ना कि पहले शिलालेख में पशु हत्या एवं उत्सव वो समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है, कि जो पशु हत्या नहीं करनी, इस पर एक तरीके से बल दिया है कि इस पे क्या कर दिया, बैन कर दिया है पशु हत्या को। शिलालेख
नेक्स्ट है आपका शिलालेख 2। तो इसमें क्या है, इसमें समाज कल्याण से संबंधित मतलब कार्य बताएंगे। अब समाज कल्याण में क्या आ गया, इट मीन्स इसमें पशुओं को मनुष्य के प्रति चिकित्सा वो करना, चिकित्सा के लिए सुविधाएं प्राप्त करवाना, वृक्षारोपण का उल्लेख भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें समाज कल्याण के कार्य से संबंधित है इसमें शिलालेख 2 में। अब शिलालेख 3 है, इसके अंदर आपको एक तरीके से इसमें आपकी उदारता का, जैसे इसमें माता पिता का सम्मान करना, सोच समझ कर धन का खर्च करना और बचाना, अच्छे एक तरीके से इसमें बातें कही गई हैं शिलालेख 3 में। नेक्स्ट आपका है इसमें शिलालेख 4। तो इसमें कहा गया है ना कि धर्म से नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके अंदर जो धर्म नीति है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है ना कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिक एवं ब्राह्मणों एवं जो श्रवणों के प्रति उदार की प्रवृत्ति, हिंसा मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अशोभनीय व्यवहार में जो गलत व्यवहार तथा इसी प्रकार के अन्य गलत कार्यों पर क्या करना होता है, अंकुश लगाना होता है, नियंत्रण लगाना होता है। तो यही चीज कही गई है। और पशु हत्या पर भी काफी हद तक क्या करी गई है, रोक लगाने को कहा गया है इस नीति के अंदर। धर्म नीति से संबंधित इसमें ये विचार व्यक्त किए गए हैं शिलालेख 4 में। अब शिलालेख 5 आपका, इसमें पांचों शिलालेख में पहली बार अशोक के शासन के, ये अशोक लिखा है, अशोक के शासन के 10वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में नियुक्ति की गई है। जो धम्म महामात्रों की तरीके से नियुक्ति की गई थी, तो इसके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। और यह विशिष्ट अधिकारी राजा द्वारा सभी संप्रदाय और धर्मों के हितों की रक्षा तथा धर्म नीति को समाज के कोने कोने में पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। और धर्म नीति के क्रियान्वयन का भी दायित्व इन्हीं पर दिया गया है। इट मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ये कहा गया कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। और जो धर्म महामात्र होंगे वो क्या करेंगे, धर्मों की रक्षा करेंगे, धर्म नीति को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इन्हीं सब दायित्वों का इन पे क्या करा गया है, क्रियान्वयन करने के लिए इनकी नियुक्ति करने का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है शिलालेख 5 में। शिलालेख 6 में आपको देखने को मिलता है, इसमें धर्म महामात्रों के लिए आदेश लिखे गए ना, कि इसमें कहा गया है ना कि वह राजा के समक्ष किसी भी समय सूचनाएं ला सकते हैं, और चाहे राजा किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त ही क्यों ना हो। इस शिलालेखों के दूसरे भाग में सजग एवं सक्रिय प्रशासन एवं सुचारू व्यापार का उल्लेख मिलता है। आपको ये थोड़ी बहुत है ना, ये मिसप्रिंट वो मतलब गलत वर्ड्स लिखे आ रहे हैं ना, तो मैं आपको इसलिए रीड आउट कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी अगर गलत भी, क्योंकि हिंदी में आप जानते हैं टाइपिंग में मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा इसको नेगलेक्ट कर देना। जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है ना। तो यही बात कही गई है कि इसके अंदर ये कहा गया ना कि जो धर्म महामात्रों के लिए आदेश दिए गए हैं कि एक तरीके से धर्म की वो कि राजा के समक्ष क्या करना है, सूचनाएं कभी भी वो ला सकता है। अगर राजा किसी और काम में व्यस्त भी है, फिर भी वो क्या कर सकता है, उनके जो भी कार्य होंगे वो इसकी सूचना राजा को पहुंचा सकता है। तो यही चीज़ इसमें देखने को मिलती है। शिलालेख 7 है, इसके अंदर आपको सभी संप्रदायों के बीच राजनीति का आह्वान करने को देखने को मिलता है। इस शिलालेख से संकेत मिलता है ना कि संप्रदायों के बीच काफ़ी तनाव और विस्मय है, तथा संभवतः एक दूसरे के प्रति क्या है, विरोध खुलकर प्रकट होता है। और यह आह्वान का एकता बनाए रखने की विस्तृत नीति का एक अंश है। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब हम एक देखते हैं कि हम किसी के सामने अगर खुलकर कोई बात कह देते हैं तो आपस में क्या होती है, फिर हमारी एकता बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि मन में मुटाव लेकर हम, अगर मान लो कोई किसी चीज़ से कोई बंदा एक दूसरे से गुस्सा है, अगर वो मन में ही रखे रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपस में एक तरीके से उनमें क्रोध की भावना, रश की भावना, ये सब होने लग जाती है। तो बट अगर वो वही बात वो उनके मुंह पे एक तरह विरोध जो है वो खुलकर कर देता है, तो उससे क्या होती है, उनकी जो एकता होती है वो बनी रहती है। तो इसके अंदर यही कहा गया है एक तरीके से, जो इसमें संप्रदायों के जो समुदाय हैं उनके संप्रदायों के बारे में कहा गया है, सहिष्णुता का। शिलालेख 8 है, इसमें कहा गया ना कि सम्राट द्वारा धर्म यात्राएं आयोजित की गई हैं। सम्राट की आखेटन गतिविधियों पर त्याग दी गई हैं। धर्म यात्राओं ने सम्राट को अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जनता के विभिन्न वर्गों के संपर्क करने का अवसर प्रदान किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अशोक था उन्होंने अपने जो बेटी थी संघमित्रा और जो उनका बेटा था महेंद्र, उनको भी श्रीलंका भेजा था किसके, बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए। तो उसी टाइप से क्या था, ये जो आखिर में जो शिलालेख थे वो भी क्या करना, इनका भी उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो अशोक के जो धर्म थे उनको लोगों तक पहुंचाना। और ये सम्राट द्वारा धर्म यात्राएं आयोजित की गई थी। जितनी भी जो धर्म यात्राएं जो निकाली जाती हैं वो आयोजित की गई थी, और सम्राट की अखेटन गतिविधियों पर भी त्याग दी गई थी।
और यही चीज़ कही गई है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं शिलालेख 9 है, इसके अंदर इस शिलालेख में जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोह की निंदा की गई है। जितने भी एक तरीके से जो निंदा वो होती है, ये सब कार्य होते हैं इससे पहले जितने भी कार्य होते हैं, तो इसकी एक तरीके से निंदा की गई है, इसका क्रिटिसाइज किया गया है और पत्नियों तथा माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके स्थान पर अशोक धर्म पर बल देता है और समारोह की व्यर्थता पर की बात कहता है। इट मीन्स इसके अंदर ये कहता है ना कि ये सब चीज़ें क्या है, फालतू है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसने एक तरीके से इसकी कड़ी निंदा करी है, इसको क्रिटिसाइज किया है। जो भी विवाह, जन्म और इनके उपरांत जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, इस पर एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिया है, वो प्रतिबंध लगा दिए हैं। और शिलालेख 10 में इसने क्या कहा है, इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीति का श्रेष्ठ पर विचार प्रकट किया है। इट मीन्स ये क्या करना चाहता है, ये ज़्यादा मतलब वैसे नहीं, ये चाहता है कि क्या, इट मीन्स लोगों तक कि क्या करना चाहता है, अपने धर्म पर मतलब बल दिया है इसने वो बहुत सी शिलालेखों के द्वारा। ये लिखा जितने भी लेख हैं शिलालेख, इनके द्वारा उन्होंने क्या किया है, धर्म पर एक तरीके से विचार किया है, विचार परामर्श लोगों तक पहुंचाई है अपनी बातों को, यही चीज़ किया है। शिलालेख 11 है, इसमें धर्म की नीति की व्याख्या की गई है कि आखिर में जो धर्म की जो नीति है वो क्या है। और इसमें बड़ों का आदर, पशु की हत्या ना करना तथा मित्रों के प्रति उदारता पर बल दिया है इसने। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको शिलालेख फर्स्ट थी उसमें भी जो पशु बलि है उस पर निंदा की गई है, मतलब पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, इस पर निंदा की गई है शिलालेख फर्स्ट में। और ऐसे ही शिलालेख जो 11 है इसमें भी धर्म की नीति की एक तरीके से व्याख्या की गई है। शिलालेख 12 है, इसमें इस शिलालेख में पुण्य संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। और इससे स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव से चिंतित है तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए निवेदन करता है। शिलालेख 13 है, ये बहुत ईजी है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मतलब वो है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें अगर आप कलिंग युद्ध का वर्णन, अगर आपने कलिंग युद्ध का अगर हिस्ट्री पढ़ रखी होगी ना, जिसका थोड़ा सा स्टार्टिंग से हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा होगा 11th-12th में या 9th 10th या 7th में भी, तो उनको पता होगा कलिंग युद्ध क्या था। कलिंग युद्ध ऐसा वॉर था ना कि इसमें ना इतना ज़्यादा खून खराब हुआ था ना, तो अशोक ने देखा ना, वैसे अशोक मतलब वो जीत तो गया था परंतु उसने इसी को फिर भी अपनी हार माना था, क्योंकि इसने देखा ना कि इतने सारे लोग मर गए थे, जो निहत्थे मतलब जो निर्दोष लोग थे वो भी मर गए थे, तो इसमें उनका क्या गलती थी। तो इस टाइम से ना उसने क्या कर दिया था ना, कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध है ना जिसके बाद है ना जो अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था और फिर उसने आज तक उसके बाद क्या नहीं किया था, युद्ध नहीं किया था एक तरीके से। तो इसी में इसको वो जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो शिलालेख 13 में देखने को मिलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। और शिलालेख 14 में इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया, इसके अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अशोक के धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा एवं विशेषताएं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार करके जाना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर आप इसकी जो विशेषताएं उसको लिख सकते हैं। अशोक का जो धर्म है वो धर्म के मूल तत्वों से युक्त है। अशोक ने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को सदा याद रखा, जैसे दया हो गई, करुणा हो गई, क्षमा और शोध मतलब इत्यादि। इसने क्या किया है कि हमें किसी को मतलब दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब बौद्ध और जैन धर्म के जो मूल तत्व थे इनमें भी तो हमने यही देखा था ना। अगर आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी आपने यही देखा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी यही चीज़ सिखाई गई थी। तो यही चीज़ है कि अशोक के धर्म की ये विशेषता है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लेकर साथ में चला था, अपने धर्म में उन्होंने यही चीज़ बताई थी। और अशोक के धर्म में के नैतिकता और सदाचार मूल आधार है। जो नैतिकता और जो सदाचार है क्या है, वो मतलब सदा जो आचरण है, जो सदाचरण है वो कैसा है, इनका कैसे इनका बेसिक वो है, आधार है। नेक्स्ट आपका अशोक के धर्म के में दूसरों के विचारों, विश्वासों, आस्था, नैतिकता, जीवन प्रणाली प्रति सम्मान, सहिष्णुता रखने का विशेष रूप से कहा गया है। नेक्स्ट आपका वो है कि अशोक के धर्म ने अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया है। इट मीन्स अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पर रोक लगाया गया, वो हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पर रोक लगाया गया है। सॉरी गलत क्या बोल रही हूँ मैं, कि हिंसा नहीं करनी है, जो हिंसा होती है वो खराब चीज़ होती है, तो हिंसा नहीं करनी है। और अहिंसा के प्रति उन्होंने क्या किया है, बल दिया है कि अहिंसा रहना है। जैसे हमारे जो गांधी जी थे वो भी क्या थे, एक अहिंसावादी थे। वो क्या कहते थे, अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता लेंगे। तो यही चीज़ थी कि जो अशोक थे उनके धर्म में भी अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है, हिंसा को वो करा गया है, उसके वो करी गई है, निंदा करी गई है। तो यही चीज़ है। और किसी जीव को ना मारना, किसी जीव को ना सताना, साथ ही अपशब्द ना बोलना, किसी को बुरा ना चाहना और पशु पक्षी, मानव, वृक्ष आदि की रक्षा करना, इसके लिए क्या है, एक तरीके से हिंसा का ही कार्य है।
तो यही चीज़ कही है। और अशोक के धर्म का एक सिद्धांत है सेवक और श्रमिकों के बीच सद्व्यवहार रखना, कि जो सेवक है जो और श्रमिक है उनके साथ कैसा व्यवहार रखना, सद्व्यवहार रखना, अच्छा व्यवहार रखना, इट मीन्स। और अशोक के धर्म की विशेषता यह है ना कि अशोक का जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, मतलब सभी के लिए है, और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय पर धर्म का क्या कर सकता है, पालन कर सकता है। इट मीन्स ये सार्वभौमिक है, सभी के लिए, सब जगह है, सभी मतलब सब प्रत्येक समय पर है, किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, इस धर्म का पालन कर सकते हैं, अशोक के धर्म का जो है। और ये अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता एक लोक कल्याण है, धर्म मंगल अर्थात परिमात्र की रक्षा करना, विकास के लिए कार्य करना, और विलासी जीवन से दूर रहना, और मांस भक्षण ना करना, जैसे कि अहिंसा इसमें भी आ गई। अहिंसा का एक तरीके से इसमें बढ़ोतरी वो बढ़ावा दिया गया है, महत्व किया, वृक्षों को ना काटना आदि लोक कल्याण के कारण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये आपने देख लिया कि लोक कल्याण के अंतर्गत ही इन सब चीज़ों को माना जाता है, कि अगर हम किसी का एक तरीके से क्या नहीं करेंगे, वो विलासी जीवन से दूर रहेंगे, मांस भक्षण ना करेंगे, रक्षा और विकास के लिए कार्य करेंगे, तो ये सब क्या है, यही चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो अब आपने देख लिया कि एक तरीके से हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक तो अशोक के धर्म के बारे में पढ़ा हमने, अशोक के धर्म के बारे में आपने चीज़ देखी अशोक के धर्म क्या है, और फिर अशोक के बारे में हमने जाना कि अशोक कैसे सम्राट था, बहुत मतलब वो था, महान शासक था। हमने मौर्यकालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में देखा, फिर साथ ही साथ हमने क्या देखा, इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, और मौर्यकालीन समाज वो जो इतिहास था उसके स्रोत हमें कहाँ से देखने को प्राप्त होते हैं। तो अब आपका ये जो यूनिट है ये फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।